हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। मैं आशा करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो चलिए आज की कक्षा में हम शुरू करने वाले हैं हमारा अध्याय नंबर 18। इसका नाम है निबंध लेखन। ठीक है, मतलब ऐसे राइटिंग। हमने इससे पिछले वाले चैप्टर में क्या पढ़ा था? इससे पिछले में हमने पढ़ा था हमारा पत्र लेखन, है ना। और इसमें पढ़ने वाले निबंध लेखन। इसमें पढ़ने वाले निबंध लेखन। आइए शुरू करते हैं। निबंध का अर्थ है अच्छी तरह से बंधा हुआ। ठीक है, अपने मन के भावों या विचारों को नियंत्रित ढंग से लिखना निबंध कहलाता है। निबंध लिखते समय भाव सामग्री को सुंदर ढंग से प्रस्तुत करना चाहिए। इसकी भाषा सरल, सरस व रोचक होनी चाहिए। निबंध लिखते समय दिए गए विषय के सभी पक्षों पर क्रमानुसार प्रकाश डालना चाहिए। इसकी भाषा प्रवाहमयी होनी चाहिए। ठीक है, तो आपको समझ आया निबंध का मतलब क्या है? हम किसी भी विषय पर जब अपने भाव को प्रकट करते हैं उसी को हम निबंध कहते हैं। ठीक है, और उसमें जितने भी पात्र होते हैं उन सभी के बारे में हमें लिखना होता है। चलिए आगे देखते हैं। निबंध लेखन के संबंध में ध्यान देने योग्य बिंदु निम्नलिखित हैं। पहला है, सबसे पहले विषय पर विचार करके उसे मन में बिठा लेना चाहिए। ठीक है। दूसरा है, इसे प्रभावपूर्ण बनाने के लिए छोटे छोटे वाक्यों का प्रयोग करना चाहिए। तीसरा, भाषा सरल, सरस व सुबोध होनी चाहिए। चौथा, इसकी शैली रोचक होनी चाहिए जो पढ़ने वाले पर प्रभाव डाल सके। पांचवा, इसकी भाषा में विराम चिन्हों का समुचित प्रयोग करना चाहिए। छठा, मुहावरों के प्रयोग से भी निबंध सशक्त बनता है। इससे निबंध की भाषा शैली में निखार आता है। ठीक है, चलिए आगे देखें हम। निबंध के भाग। एक अच्छे निबंध के मुख्य रूप से 3 भाग होते हैं। कौन कौन से 3 भाग हैं आइए देखते हैं। पहला है आरंभ मतलब भूमिका, दूसरा है मध्य भाग मतलब क्लेवर, तीसरा है उपसंहार मतलब निष्कर्ष। ठीक है, आइए एक एक करके इनके बारे में देखते हैं। पहला है आरंभ मतलब भूमिका। निबंध की शुरुआत भूमिका या प्रस्तावना से ही होनी चाहिए। इसे अधिकतर विस्तार नहीं देना चाहिए। इसे लिखते समय दिए गए विषय से नहीं हटना चाहिए। ठीक है। दूसरा देखो मध्य भाग। इस भाग में दिए गए विषय के सभी पहलुओं पर विचार करना चाहिए। विषय से संबंधित सभी बिंदुओं का क्रमानुसार वर्णन इसी भाग के अंतर्गत आता है। छोटे छोटे वाक्यों में विषय के बिंदुओं को पिरोना चाहिए। तीसरा है उपसंहार। इस भाग में निबंध का सार तथा निष्कर्ष लिखना चाहिए। इसे अधिक विस्तार नहीं देना चाहिए। आइए विविध विषयों पर दिए गए निबंधों को पढ़ें और लिखने का अभ्यास करें। ठीक है, आइए एक एक करके सारे निबंध देखते हैं। तो पहला विषय है वसंत ऋतु। ठीक है, बेला चंपक महक उठे, बेहक सारे कुहक उठे, लताएं नर्तन कर रही, प्रेम प्रदर्शित कर रही, भ्रमर गुंजित बाग कानन। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं इसमें। भारत भूमि स्वर्ग के समान सुंदर है। यहाँ 6 ऋतुएं बारी बारी से आकर प्रकृति का श्रृंगार करती हैं। प्रत्येक ऋतु का अपना अपना महत्व होता है। इन सभी ऋतुओं में वसंत को ऋतुराज कहा गया है। वसंत ऋतु सचमुच प्रकृति का यौवन है। इस ऋतु में जिधर भी दृष्टि जाती है पृथ्वी यौवन के भार से दबी प्रतीत होती है। वसंत ऋतु फरवरी मार्च के महीने में आती है। इन दिनों में शरद ऋतु का प्रभाव कम हो जाता है तथा ना अधिक गर्मी पड़ती है और ना अधिक सर्दी। इस ऋतु में दिन रात लगभग बराबर होते हैं। शरद ऋतु की कड़ाके की सर्दी को धरती को हरियाली सहन नहीं कर पाती। फूल मुरझा जाते हैं और पत्ते पीले पड़ जाते हैं। हेमंत ऋतु में पतझड़ होता है तथा पत्ते झड़ जाते हैं। इसके बाद ऋतुराज बसंत का आगमन होता है। पृथ्वी का रोम रोम चहक उठता है। समस्त प्रकृति में माधुर्य एवं सुंदरता भर जाती है। पेड़ों पर नए नए पत्ते निकल आते हैं। आम पर सुनहरा बौर आ जाता है तथा कोयल की कूक सुनाई देने लगती है। उद्यानों में रंग बिरंगे फूल अपनी सुंदरता बिखेरते हैं तथा भरी और रंग बिरंगी तितलियां उनके आसपास मंडराने लगती हैं।
ऐसा लगता है मानो वे उनके साथ अटखेलियां कर रही हों। सरसों के फूलों को देखकर ऐसा प्रतीत होता है मानो पृथ्वी ने पीली चादर ओढ़ ली हो। यह ऋतु स्वास्थ्य के लिए अत्यंत उत्तम है। इस ऋतु में शीतल एवं सुगंधित पवन चलती है, जिसमें भ्रमण करने से उत्तम स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है। इस ऋतु में शरीर नए रक्त का संचार होता है। वसंत ऋतु का आरंभ बसंत पंचमी के त्योहार से होता है। कहा जाता है कि इसी दिन ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना की थी। यह त्योहार समस्त उत्तर भारत में हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। वसंत पंचमी को ही ज्ञान की देवी सरस्वती जी का जन्म हुआ था। इसी दिन वीर हकीकत नाय ने हिंदू धर्म की बलिवेदी में पर अपने प्राणों की बलि दी थी। इस दिन लोग पीले वस्त्र धारण करते हैं, सरस्वती पूजन करते हैं तथा पीला हलवा बांटते हैं। स्थान स्थान पर बसंत मेलों का आयोजन किया जाता है। पतंग उड़ाना भी इस दिन का महत्वपूर्ण कार्यक्रम होता है। वसंत वास्तव में ऋतुओं का राजा है। प्रकृति का कोन न रोमांचित तथा पुलकित प्रतीत होता है मानो यह ऋतुराज का स्वागत कर रहा हो। वसंत के सौंदर्य से प्रेरणा पाकर भी भगत सिंह ने गाया था, मेरा रंग दे बसंती चोला। ये गाना तो आप लोगों ने सुना होगा, है ना। कवियों ने वसंत ऋतु की प्रशंसा में अनेक कविताएं लिखी हैं। वसंत उत्साह, उमंग, स्फूर्ति, चेतना एवं उल्लास की ऋतु है। तो आपको समझ आया। देखिए हमने वसंत ऋतु का जो ये निबंध है कितना अच्छा लिखा है ना। इसमें आप देख सकते हैं कि हमने एक एक चीज को वसंत ऋतु के हिसाब से इसमें यहाँ पे उसका उल्लेख किया है ना, और उसके बारे में बताया है। ठीक है, चलिए अब ऐसा ही हम एक और दूसरा निबंध देखते हैं। ठीक है, आइए। तो दूसरा विषय है हमारे पास पुस्तकालय। ठीक है, देखो पुस्तकालय शब्द दो शब्दों के मेल से बना है, पुस्तक जमा आलय। पुस्तकालय का अर्थ है पुस्तकों को रखने वाला स्थान या घर। पुस्तकालयों की परंपरा हमारे देश में प्राचीन काल से ही चली आ रही है। नालंदा तथा तक्षशिला विश्वविद्यालयों के अपने विशाल पुस्तकालय थे, जिनमें ज्ञान विज्ञान की अनेक पुस्तकें रखी जाती थी। भारत में अनेक राजा महाराजाओं ने भी अपने अपने पुस्तकालय बनवाए, जो विदेशी आक्रमणकारियों की बर्बरता के शिकार हुए। पुस्तकालय मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं, निजी, संस्थागत तथा सार्वजनिक। निजी पुस्तकालय व्यक्ति विशेष के होते हैं। संस्थागत पुस्तकालय में विद्यालयों, कॉलेजों तथा विश्वविद्यालयों की पुस्तकालय आती हैं। तो आपको समझ आ गया यहाँ पे कि निजी वाले में ये किसी व्यक्ति का विशेष हो सकता है, और जो संस्थागत पुस्तकालय उसमें जैसे कि विद्यालयों में, कॉलेजों में, विश्वविद्यालयों में होते हैं। ठीक है। सार्वजनिक पुस्तकालयों में संस्थाओं के या राजकीय पुस्तकालय आते हैं, तो इसमें आप कोई भी आ सकते हैं। ठीक है। पुस्तकालय से अनेक लाभ होते हैं। यहाँ अनेक पुस्तकें उपलब्ध होती हैं, जिन्हें पढ़कर ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। पुस्तकालयों में ऐसी अनेक पुस्तकें होती हैं जिन्हें खरीदा नहीं जा सकता या जो अब अपर्याय हैं। ज्ञान के भंडार, प्राचीन ग्रंथ भी इन पुस्तकालयों में विद्वान होते हैं। पुस्तकालयों में समय का सदुपयोग होता है। निर्धन विद्यार्थियों के लिए पुस्तकालय वरदान स्वरूप है। आर्थिक स्थिति के कारण वे पुस्तकें खरीद नहीं सकते, तो देखिए कितना अच्छा इन्होंने उपयोग बताया है इसका, है ना। जो निर्धन व्यक्ति हैं, जो निर्धन बच्चे हैं, वो यहाँ पर जाकर फ्री में वो किताबें पढ़ सकते हैं। ठीक है। पुस्तकालय अज्ञान से ज्ञान की ओर तथा अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाते हैं। पुस्तकालय में अध्ययन करते समय हमें कुछ नियमों का पालन करना होता है। वहां शांति का वातावरण होना चाहिए, अतः वहां जाकर हमें शांत रहना चाहिए तथा पुस्तकों एवं पत्र पत्रिकाओं पर कुछ नहीं लिखना चाहिए। हमें उनका प्रयोग सुरक्षा पूर्वक करना चाहिए, क्योंकि वे सार्वजनिक संपत्ति होते हैं। हमें उनके पृष्ठ आदि नहीं फाड़ने चाहिए तथा वहां जाकर स्वार्थ की पुस्तक मनोरंजन हेतु पढ़कर अपने अमूल्य समय को बर्बाद नहीं करना चाहिए। विद्यार्थियों को अध्ययन करने के लिए ही पुस्तकालयों में जाना चाहिए।
केवल मनोरंजन आदि के लिए नहीं। भारत में अनेक पुस्तकालयों का अभाव है तथा भारत में अच्छे पुस्तकालयों का अभाव है तथा जो पुस्तकालय हैं उनमें भी उच्च कोटि की साहित्य का अभाव है। सरकार को चाहिए कि बड़ी संख्या में पुस्तकालयों की व्यवस्था करे। इस दिशा में गैर सरकारी संस्थाएं भी अपना सहयोग दे सकती हैं। ठीक है, तो देखिए कितनी अच्छी तरीके से हमने पुस्तकालय के बारे में वर्णन किया है, उसके उपयोग भी बताए हैं, ठीक है, उसके नियम भी बताए हैं। ठीक है, चलिए अब एक और इसमें दिया गया है, उसको भी हम एक बार देख लेते हैं। ठीक है, विद्यार्थी जीवन और अनुशासन। विद्यार्थी जीवन में अनुशासन का बड़ा महत्व है। आज का विद्यार्थी राष्ट्र का भावी निर्माता है। वैसे तो व्यक्ति जीवन भर कुछ ना कुछ सीखता ही रहता है, लेकिन विद्यार्थी जीवन में व्यक्ति जो कुछ भी सीखता है उसी पर उसका भावी जीवन निर्भर करता है। विद्यार्थी और अनुशासन का आपस में गहरा संबंध है। बिना अनुशासित हुए विद्यार्थी ठीक से विद्या ग्रहण नहीं कर पाता। अनुशासन ही उन्नति का द्वार है। अनुशासित व्यक्ति के मन की चंचलता समाप्त हो जाती है, उसकी शक्तियों का दुरुपयोग नहीं हो पाता, अतः वह दिन दूनी रात चौगनी उन्नति करने लगता है। हमारी नवयुवा पीढ़ी आजकल अनुशासन से विमुख होती जा रही है। यह बहुत ही चिंता का विषय है। आज शिक्षण संस्थाओं का भी प्रबंध अच्छा नहीं है। अध्ययन के लिए उपयोगी सुविधाएं भी उपलब्ध नहीं है। इस कारण छात्रों में पढ़ाई के प्रति उदासीनता बढ़ती जा रही है। छात्रों में अनुशासनहीनता पनपने के कई कारण हैं। अभिभावकों और शिक्षकों के बीच संपर्क का अभाव, अध्यापकों का अपने कर्तव्यों के प्रति जागरूक ना रहना आदि ऐसे कई कारण हैं जिनसे छात्रों में अनुशासनहीनता पनपने लगती है। अनुशासनहीनता बहुत हद तक दूर हो जाती है। अनुशासनहीनता बहुत हद तक दूर हो सकती है, जैसे शिक्षा पद्धति में परिवर्तन करके ऐसी शिक्षा जिसमें विद्यार्थियों का नैतिक चारित्रिक विकास हो सके, ऐसी शिक्षा जिसमें विद्यार्थी जीविकोपार्जन के योग्य बन सके। इन सब से विद्यार्थियों में असंतोष बहुत हद तक दूर हो जाएगा। उनमें अनुशासन के प्रति लगाव उत्पन्न होगा। अभिभावक और अध्यापक दोनों मिलकर छात्रों के नैतिक सुधार की ओर विशेष रूप से ध्यान देंगे। अंत में कहा जा सकता है कि यदि हमें राष्ट्र को अनुशासित बनाना है तो नई पीढ़ी को अपने छात्र जीवन से ही अनुशासन का पाठ पढ़ाना होगा। उसी पर स्वस्थ समाज और दृढ़ राष्ट्र की नींव डाली जा सकती है। ठीक है, तो देखिए हमने ये भी खत्म कर लिया है। अब एक और इसमें चौथा टॉपिक दिया गया है, जो चौथा विषय है उसके बारे में पढ़ लेते हैं। ठीक है, आइए, ये है व्यायाम का महत्व। आइए देखते हैं। महाकवि कालिदास की एक प्रसिद्ध सूक्ति है, शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, अर्थात धर्म का पहला साधन शरीर है। स्वस्थ हो तो वह सभी धर्मों का निर्वाह कर सकता है। स्वस्थ बल संपन्न शरीर का स्वामी ही जीवन में सफलता के शिखर पर पहुंच सकता है। समाज में जिसकी लाठी उसकी भैंस का सिद्धांत ही सदा से प्रचलन में रहा है ना, ये तो आप जानते होंगे। शक्तिशाली ही पृथ्वी पर राज्य करता है। सारांश यह है कि शरीर बल के बड़ी महिमा है और शारीरिक बल का प्रमुख साधन है व्यायाम। ठीक है, वे सभी विशिष्ट शारीरिक क्रियाएं जो शरीर को स्वस्थ व चुस्त दुरुस्त बनाती हैं व्यायाम कही जाती हैं। व्यायाम के अनेक भेद हैं, जिनके विभिन्न प्रकार के आसन, दंड, बैठक, घुड़सवारी, फुटबॉल, टेनिस, तैराकी आदि ऐसे व्यायाम हैं जिन्हें व्यक्ति किसी अन्य की सहायता के बिना अकेला ही कर सकता है। लेकिन हॉकी, कबड्डी, कुश्ती आदि व्यायाम के ऐसे प्रकार हैं जिनमें अन्य व्यक्ति अथवा व्यक्तियों की सहायता आवश्यक होती है ना। शारीरिक स्वास्थ्य के लिए व्यायाम अत्यंत महत्वपूर्ण है। व्यायाम करने से व्यक्ति क्रियाशील बना रहता है तथा उसका शरीर सुडौल व सुगठित बना रहता है। रक्त संचार तथा पाचन शक्ति ठीक रखने में व्यायाम सर्वाधिक सहायक होता है। व्यायामशील
व्यक्ति सभी प्रकार के शारीरिक रोगों से मुक्त रहता है। व्यायाम ना करने से मनुष्य की अनेक प्रकार की शारीरिक व्याधियां मतलब व्यापारियां घेर लेती हैं। पाचन शक्ति का बिगड़ जाना, शरीर के जोड़ों में पीड़ा होना, पेट का बढ़ जाना, मांसपेशियों का लटक जाना, सिर में पीड़ा होना और शारीरिक कष्ट व्यायाम ना करने से होते हैं। ठीक है। व्यायाम से होने वाले लाभ तथा व्यायाम ना करने से होने वाली हानियां को देखते हुए यह आवश्यक है कि व्यायाम के इन विविध साधनों का समुचित विकास किया जाए। ठीक है। बाल, युवा और वृद्ध सभी की अपनी अपनी शारीरिक क्षमताएं और सीमाएं होती हैं। अतः यह आवश्यक है कि ऐसी व्यायामशालाओं तथा व्यायाम साधनों का विकास किया जाए जो हर आयु वर्ग के मनुष्यों के अनुकूल हो। छात्रों के लिए स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालय स्तर पर व्यायामशालाओं की व्यवस्था की जा सकती है तथा अन्य लोगों के लिए सार्वजनिक पार्कों आदि में व्यायाम के साधन जुटाए जा सकते हैं। ठीक है। शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ नागरिक ही किसी समाज या राष्ट्र की समृद्धि का आधार बनते हैं। अतः आवश्यक है कि हम अपने देश के नागरिकों में व्यायाम के लिए उच्च रुचि उत्पन्न करें ताकि वे शारीरिक व मानसिक रूप से स्वस्थ रहकर देश के निर्माण में सक्रिय भूमिका निभा सकें। ठीक है। तो देखिए ये अध्याय हमारा यही पूरा हो गया है। हमने कई अच्छे विषयों पर निबंध लिखना सीख लिया है। ठीक है। इसी प्रकार आप और इसमें अच्छे अच्छे विषय पर निबंध लिखते रहिए। ठीक है। मैं आशा करती हूँ आपको अब निबंध लिखना आ गया होगा। ठीक है। अब मैं मिलूंगी आपसे एक नई कक्षा में एक नए अध्याय के साथ। तब तक के लिए आप सब अपना ध्यान रखिए और स्वस्थ रहिए। बाय।